हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि मेरे इस चैनल पर 71st प्रीलिम्स के रिगार्डिंग अभी बैक टू बैक सीरीज़ आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियोस देखिए। इससे पहले मैं यूटेरिया के करंट अफेयर का एक पार्ट लेकर आई थी, और जो कि 24 मिनट के अप्रॉक्स का वीडियो है। तो सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इससे पहले वाली वीडियो आप देख लें, क्योंकि वो फर्स्ट वीडियो है करंट अफेयर का और ये सेकंड है। और मैं सोच रही हूँ तो 3 से 4 पार्ट में आपका ख़त्म कर दूँ पूरा एडुटेरिया नेशनल करंट अफेयर। उसके बाद बिहार करंट अफेयर भी एडुटेरिया का मैं करवा दूँगी। स्पीडी आप बोलेंगे स्पीडी करवा दूँगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जो आपका ये फटाफट 100.com है, इसको हमने किया था। ठीक है, और आप नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ। तो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो ये हमारा है कि 2024-25 में आयोजित किए गए जितने राष्ट्रीय महोत्सव है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है। जो सेकंड हमारा टॉपिक है जो कि 50 अध्याय है, उसमें जो दूसरा है वो है हमारा 2024-25 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। ठीक है, अब इधर त्यौहार के नाम लिखे हैं, महीना लिखा है, स्तर लिखा है। आप देखेंगे कि फेस्टिवल से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो देखिए, पहला, बोनालू उत्सव। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। और किस माह में मनाया गया है? तो जुलाई 2025 में मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लैवेंडर महोत्सव। लैवेंडर महोत्सव जून 2025 माह में मना और कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद खीर भवानी महोत्सव जून में मनाया गया, ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अबुबाची मेला। अबुबाची मेला आपको पता है कि ये असम में होता है, गुवाहाटी में मनाया गया, ये भी जून माह में मनाया गया है। और ये कहाँ मनाया गया है? गुवाहाटी, जो कि असम में है। आगे चलते हैं, सिरुई लिली महोत्सव। सिरुई लिली महोत्सव मई 2025 में मनाया गया है, जो कि मणिपुर में मनाया गया है। त्रिशूर त्रिशूर पूरम महोत्सव, जो त्रिशूर पूरम उत्सव है वो मनाया गया मई के माह में और केरल में मनाया गया। आगे है पुष्कर कुंभ। पुष्कर कुंभ बना मई में और ये उत्तराखंड में बना। सरस्वती सरस्वती पुष पुष्कारलू कुंभ, ये कहाँ मना है? तो तेलंगाना में मना है, ये भी जून माह में ही मना है। उसके बाद राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव ये अप्रैल माह में मनाया गया है मिजोरम में। रम्मान रम्मान उत्सव कहाँ मना? अप्रैल में। कहाँ मना? तो ये रम्मान भी उत्तराखंड में मना है। उसके बाद है चेरा ओबा। चेरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? चेरा ओबा उत्सव मनाया गया है आपको मणिपुर में, ये भी कब मनाया गया? अप्रैल माह में। आगे जाते हैं सरहुल। सरहुल कहाँ का फेस्टिवल है? हमारे बगल गिर है, पड़ोसी राज्य झारखंड का। ठीक है, और ये कब मनाया गया? तो अप्रैल में। फिर चेयारा ओबा। चेयारा ओबा जो है, चेयारा ओबा वो कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये है मणिपुर का फेस्टिवल, जो कि अप्रैल माह में मनाया गया है। सरहुल, तो सरहुल हम झारखंड में मनाते हैं। फिर खुबानी फूल महोत्सव। खुबानी फूल महोत्सव तो ये कहाँ का है? लद्दाख का है, जो कि मनाया गया अप्रैल माह में। ठीक है, उसके बाद जात्रा उत्सव। जात्रा उत्सव है, तो जात्रा उत्सव कहाँ? अप्रैल माह में मनाया गया और त्रिपुरा में। ठीक है, खोंगजोम। खोंगजोम उत्सव। खोंगजोम उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में, अप्रैल माह में। माधवपुर घेर मेला। माधवपुर घेर मेला ये कहाँ मनाया गया? गुजरात में, अप्रैल माह में। जयदा स्वामी उत्सव जो कि मार्च माह में मनाया गया, तमिलनाडु में। चापचर कुट त्यौहार। चापचर कुट त्यौहार कहाँ मनाया गया? मार्च में और मिजोरम में। अट्टुकल पोंगल उत्सव।
अट्टुकल पोंगम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है मार्च माह में। सिंगमो सिंगमो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया आपको मार्च में गोवा में। ठीक है। और नयोकुम यूलो उत्सव, नयोकुम यूलो उत्सव जो कि फरवरी माह में मनाया गया और अरुणाचल प्रदेश में। हैरात पर्व मना फरवरी माह में और ये मना आपको जम्मू कश्मीर में। 38वां सूर्य कुंड शिल्प मेला, 38वां सूर्य कुंड शिल्प मेला कहाँ है? जो कि फरवरी में लगा फरीदाबाद में, हरियाणा में। थाई पुषम त्योहार ये फरवरी माह में हुआ और ये भी कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। सांभर फेस्टिवल, आप सांभर झील है, आप इसी से आप समझ जाएंगे कहाँ की बात हो रही है, तो राजस्थान की बात हो रही है। फिर फेलमिंगो महोत्सव कहाँ? फरवरी में। फेलमिंगो महोत्सव मनाया गया जनवरी में और ये मनाया गया आंध्र प्रदेश में। फिर पांग साउ पाश अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ये जनवरी माह में मनाया गया और ये मनाया गया आपको अरुणाचल प्रदेश में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जनवरी 2025 में मनाया गया और ये मनाया गया बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। मेरा टारगेट फ्रेंड्स यही है कि मैं आप लोगों को जब वीडियो के माध्यम से ही आपके ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में प्रिंट करा दूँ। आप 1 से 2 बार इस वीडियोस को देखें और उसके बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस आप ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिए। ट्रस्ट मी, आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा जिससे आप 71st प्रीलिम्स को ईजिली क्वालिफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। 23वां दिव्य कला मेला जो कि जनवरी माह में मना और ये कहाँ मना? बड़ोदरा में, जो कि कहाँ है? गुजरात में। 22वां दिव्य कला मेला जो कि दिसंबर माह में मनाया गया, इंडिया गेट, नई दिल्ली। 10वां राष्ट्रीय वन मेला वापस से मैंने आपको इसे पिछले वीडियो में भी बताया है कि जब भी वन की बात हो तो हमें कहाँ जाना है? मध्य प्रदेश। ठीक है। और प्रथम बोडोलैंड महोत्सव नवंबर 2024 में मनाया गया और ये कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव ये मनाया गया नवंबर माह में, नई दिल्ली में। फ्लाइंग फेस्टिवल अक्टूबर माह में मनाया गया और जुंगा में जो कि हिमाचल प्रदेश में है। गंगा उत्सव मनाया गया अक्टूबर 2024 माह में और हरिद्वार में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव अक्टूबर 2024 में जो कि दिल्ली में मनाया गया। मेरा हो चोंगवा महोत्सव ये मनाया गया अक्टूबर माह में जो इम्फाल में, मणिपुर में। 21वां दिव्य कला महोत्सव ये कहाँ? अक्टूबर में, जबलपुर में। देखिए हम ऊपर देखे थे 22वां दिव्य कला कहाँ? तो दिसंबर में, इंडिया गेट में, नई दिल्ली। और 21वां कहाँ मना? तो अक्टूबर में मना, जबलपुर में। ठीक है। तिरु ओनम त्यौहार, ओनम कहाँ का है? केरल, जो कि सितंबर माह में मनाया गया। जास्कर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा जितने महोत्सव थे और कहाँ आयोजित होता है, किस माह में आयोजित हुआ। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। बजट 2025-26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट और मेरा एक बजट का वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, तो आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। उसमें भी मैंने इन शॉर्ट में आपको काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखा है, तो आप उसको भी देख लें। बट अभी एडिटोरिया करंट अफेयर के सीरीज़ में अभी हमारा 3rd टॉपिक आया है, वो है बजट 2025-26। तो हम चलते हैं इसके ऊपर। महान तेलुगु कवि गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है। ठीक है, बड़ी अच्छी लाइन है। कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है। इस कथन को कोट करते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी
2024-25 को संसद में पेश किया। ठीक है, इसी थीम के साथ हमारा बजट पेश हुआ है, केंद्रीय बजट बड़ी अच्छी लाइन के साथ हुआ है, बहुत ही डेप्थ मीनिंग है इसकी। तो किन्होंने किया? निर्मला सीतारमन ने। कब किया? 1 फरवरी 2025 को। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम था सबका विकास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। थीम क्या था? सबका विकास। ठीक है, अब एक बॉक्स बना है यहाँ पे जिसमें विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत हैं, और दूसरी तरफ लिखा है इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। तो मैं इसको जूम कर देती हूँ, आप देखिए। तो पहले हम बात करते हैं विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत। पहला, गरीबी से मुक्ति। दूसरा, सतत प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। तीसरा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। चौथा, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। पांचवा, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। छठा, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। बहुत ही अच्छे सिद्धांत हैं, 6 व्यापक सिद्धांत काफ़ी ही अच्छे हैं और आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। अब दूसरा बात करते हैं कि इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। पहला, कराधान। दूसरा, विद्युत क्षेत्र। तीसरा, शहरी विकास। चौथा, खनन। पांचवा, वित्तीय क्षेत्र। छठा, विनियामक सुधार। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। कुल 50.65 लाख करोड़, ठीक है, का बजट था। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है? तो 50,65,345 करोड़, जिसमें आप देखेंगे कुल कितना है? 50.65 लाख करोड़। और जिसमें कुल, अगर हम प्राप्तियां की बात करें तो डिवीज़न है कुछ प्राप्तियों में। एक क्या है? राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू। दूसरा क्या है? पूंजीगत प्राप्ति, मतलब कैपिटल। तो राजस्व प्राप्ति की बात अगर हम करें तो उसमें कितना है? 34,20,409 करोड़। ठीक है, और पूंजीगत प्राप्तियां की बात करें हम तो 16,44,936 करोड़। ठीक है, अब आपने देखा कि प्राप्तियां पे बात हुई, तो पहले तो हमें ये दिमाग में रखना है कि कुल प्राप्ति कितनी है। तो कुल प्राप्ति कितनी है? 50,65,345। ठीक है, इन शॉर्ट में हम याद रखेंगे 50.65 लाख करोड़। ओके, अब इसके 2 डिवीज़न हैं। फर्स्ट डिवीज़न इज राजस्व प्राप्तियाँ, जिसमें कितना है? 34,20,409 करोड़। ठीक है, और सेकंड क्या है? पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, तो उसमें कितना है? 16,44,936 करोड़। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुल खर्च होने का अनुमान। अब हमने प्राप्तियां की बात की, तो हम खर्च की बात भी करेंगे। तो उसमें खर्च होने का कितना है? तो 50,65,345 करोड़ है, जिसमें अब राजस्व में खर्च कितना होगा? तो राजस्व में खर्च होगा 39,44,255 करोड़। ठीक है, और पूंजीगत पे खर्च कितना होगा? 11,21,090 करोड़। दोबारा सुनिए, हमने पहले प्राप्तियां की बात की थी, अब हम खर्च की बात कर रहे हैं। खर्च अनुमान जो है तो उसका 50,65,335 करोड़ जो है, उसमें राजस्व में जो खर्च होगा उसमें होगा 39,44,255 करोड़। और पूंजीगत में जो होगा वो होगा आपको 11,21,090 करोड़। ठीक है,
हमने ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार बीपीएससी ने पूछा भी है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके सामने में हैं, जैसे बीपीएससी 71st बीपीएससी हो गया, फिर बीपीएससी TR4 आएगा। तो ये तो करंट अफेयर का पार्ट है, जहाँ भी करंट अफेयर पूछेंगे वहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट है कि एक बॉक्स बना है जिसमें दिया है विभिन्न घाटा 2024-25 का संशोधित अनुमान, 2025-26 का बजट अनुमान। ठीक है, तो इसमें पहले हम बात करते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में 2024-25 में जीडीपी का 4.8% था, जो कि कुल कितना था 15,69,527 करोड़। ठीक है, उसके बाद 25-26 के बजट में इसका अनुमान है, तो जीडीपी का कितना है 4.4%, जो कि 24-25 में कितना था जीडीपी का 4.8%। ठीक है, और इसमें कुल कितना होगा तो 11,68,936, और हम बैक जाएंगे तो वो कितना था, लमसम इतना ही था। ठीक है, 15,69,000, और दिस फाइनेंशियल ईयर 68, ओके, और 936 करोड़। अब हम सेकंड बात करते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जीडीपी का जो 24-25 में कितना था 1.9%। ठीक है, और कुल अमाउंट की बात करें तो 6,10,098 करोड़। ठीक है, और 25-26 का अनुमान हम लगाए तो जीडीपी का कितना है 1.5%, और कुल का कितना है 5,23,846 करोड़। ओके, आगे हम चलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। थर्ड पॉइंट इज प्रभावी राजस्व घाटा, जो जीडीपी का कितना है 1.0%, और कुल कितना था 3,10,207 करोड़। ठीक, अब 25-26 में बजट अनुमान में हम इसका देखें तो जीडीपी का कितना है 0.3%। ठीक है, और कुल व्यय की बात करें तो 96,654 करोड़। ओके, अब नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा की बात करें तो 2024-25 में बात करें तो जीडीपी का 1.3% था, और कुल अमाउंट की बात करें तो 4,31,587 करोड़। ठीक, और जब 25-26 के बजट अनुमान में इसका है आंकड़ा जीडीपी का 0.8%, और कुल व्यय की बात करें तो हम 2,92,598 करोड़। ओके, अब है नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 का शीर्ष 4 मद। ठीक है, पहला हमारे है बॉक्स आपको दिख रहा होगा सामने। ठीक है, अब इसमें एक तरफ लिखा है रुपया कहाँ से आता है, और दूसरी तरफ लिखा है रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, अब रुपया आता है तो कहीं जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों ही देखेंगे, और दोनों ही जीवन में ज़रूरी है, रुपया आना भी ज़रूरी है और रुपया का जाना भी ज़रूरी है, पर इसका डाटा रखना भी ज़रूरी है। तो रुपया कहाँ से आता है, तो उधार और अन्य की बात करें तो 24% आता है, आयकर पे इनकम टैक्स से 22% आता है, माल और सेवा जीएसटी की बात करें तो 18% आता है, और निगम कर से आता है 17%। अब कहाँ से आता है ये हमने देख लिया, तो रिपीट कर देती हूँ मैं। उधार और अन्य देयताओं से आता है 24%, इनकम टैक्स से आता है 22%, माल और सेवा कर से आता है 18%, निगम कर से कितना आता है 17%। अब हमने ये तो देख लिया कि रुपया कहाँ से आता है, अब रुपया जाता कहाँ जाता है। अब ये देखो कि करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है 22%, ब्याज अदायगी कितनी है 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योगदान कितनी है 16%। ठीक है, और जिसमें क्या है रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है, और रक्षा से कितना है 8%। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे तो इस पेज में नेक्स्ट है हमारा बजट भाषा खंड 1।
बजट भाषा खंड 1 की बात करें तो इस बजट में विकास के लिए 4 इंजनों की पहचान की गई है। ठीक है, विकास के लिए 4 शक्तिशाली इंजन क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज कृषि, सेकेंड वन इज निवेश, थर्ड वन इज MSME, फोर्थ वन इज निर्यात। ये चारों आप याद रखेंगे। ठीक है, आपसे हो सकता है कि पूछ दे, आपको 5 दे दे और बोलेगा कि कौन इसमें से 4 है, जैसे केवल 1 2, केवल 1 2 3। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंजन। प्रथम इंजन के रूप में कृषि, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक है, इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता अपनाने, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई के सुविधा में सुधार करने तथा दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। ठीक है, आपके सामने मैंने ये 3 पॉइंट बोले। प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना जो है, विकासशील कृषि जिला स्तर पर जो कार्यक्रम है, उसका 3 लाइन पॉइंट्स मैंने बोला, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप इसको दोबारा सुन लेंगे। ग्रामीण, और नेक्स्ट है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। एक व्यापक बहु क्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प हो, न कि अनिवार्यता। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दलहन में आत्मनिर्भरता। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। सब्जियों, फलों और श्री अन्न का उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है। उत्पादन प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड, नेक्स्ट है बाद में बिहार में मखाना बोर्ड। मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण, मुख्य मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है फर्स्ट, अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, दूसरा, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना। नेक्स्ट है जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना। ठीक है, ये हमारा इस पेज में अब इतना ही था। नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। अब है कि मत्स्य उपयोग। मत्स्य उपयोग में है मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से। मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ है। हमारी सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे
द्वीपों पर विशेष ध्यान देने और गहरे समुद्रों से सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क लाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कपास उत्पादकता मिशन। कपास उत्पादकता मिशन में क्या है देखिए, कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई। इसके लिए एक पंचवर्षीय अभियान लाई जाएगी। ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण की सेवा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंजन है हमारा दूसरे इंजन के रूप में है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME। अब इसमें क्या क्या है आप देखेंगे। वित्त मंत्री ने विकास के लिए 5.7 करोड़ MSME को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया, क्योंकि यह हमारे निर्यात में 45% योगदान करता है। वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSME मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयोग कर रहे हैं। ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। पहला, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिसमें अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। दूसरा पॉइंट, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट इज उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक MSME के लिए 20 करोड़ तक की सावधि ऋण। ठीक है। अब है आगे बॉक्स दिया है जिसमें निवेश है और टर्नओवर है। ठीक है। तो किस क्षेत्र में कितना निवेश है और टर्नओवर आया ये हम देखेंगे। तो हम पहले बात करते हैं सूक्ष्म उद्योग की। सूक्ष्म उद्योग क्या है, वर्तमान में 1 है, अब संशोधित कितना है 2.5। ठीक। और इसके निवेश की हम बात करें तो, और टर्नओवर की बात करें तो वर्तमान में ये 5 है और संशोधित कितना है 10 है। नेक्स्ट बात हम करते हैं लघु उद्योग की। तो लघु उद्योग की पहले हम निवेश की बात करें तो वर्तमान में 10 है, संशोधित 25 है। अब इस लघु उद्योग के टर्नओवर की बात करें हम तो वर्तमान में 50 है और संशोधित कितना है 100 है। मध्य उद्योग की बात करें तो निवेश की तो 50 है और संशोधित कितना है 125। टर्नओवर की बात करें हम तो मध्य उद्योग में तो वर्तमान में 250 है और संशोधित कितना है 500। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड। हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूलन क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ के अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। पहली बार महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित 5 लाख के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक सावधि ऋण उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम। अब इसमें क्या क्या है देखिए। इस स्कीम में लेदर फुटवेयर और बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्वक फुटवेयर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिज़ाइन क्षमता घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम से 22 लाख
व्यक्तियों को रोजगार मिलने, 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जाएगी। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप पहला, किसानों के उत्पादों में के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और दूसरा है, युवाओं को कौशल परीक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। ठीक है। अब तीसरा इंजन जो था हमारा, वो क्या था? तीसरे इंजन के रूप में निवेश, जिसका 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? लोगों में निवेश। दूसरा पार्ट क्या है? अर्थव्यवस्था में निवेश। तीसरा पार्ट क्या है? नवाचार में निवेश। ठीक है। अब पहले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, लोगों में निवेश। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधित सहायता प्रदान करता है। जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ हमारे युवाओं को सुसज्जित किया जा सके। नेक्स्ट है आईआईटी में क्षमता का विस्तार। आईआईटी में क्षमता का विस्तार। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे हम देख लेते हैं। 23 आईआईटी में विद्यार्थियों को कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है। 5 आईआईटी के अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य संरचना संबंधित क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। 500 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करते हुए अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएगी। अगले 3 वर्ष में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पीएम स्वनिधि स्कीम को बैंकों में संवर्धित ऋण 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग श्रमिकों के पहचान पत्र बनाने के साथ साथ ई श्रम पोर्टल पर
उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। ठीक है, तो ये पेज नंबर 7 में पॉइंट्स था, उसको हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा दूसरा डिवीज़न था लोगों में निवेश के बाद, हम चलते हैं अर्थव्यवस्था में निवेश। अब अर्थव्यवस्था में निवेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको हम देखते हैं। अर्थव्यवस्था में निवेश है। अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्गत श्रीमती सीतारमन ने कहा कि बुनियादी ढांचा संबंधित मंत्रालय सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड्स में परियोजनाएं पर 3 वर्ष की अवधि के साथ कार्य करेगी। राज्यों के लिए पूंजी व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव दिया जाएगा। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30। अब इसमें क्या है देखिए, वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सहायता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2025-23 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। 100% कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तार करने की घोषणा की गई है। शहरों का सृजनात्मक पूर्ण विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए सरकार 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी। वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव भी है। आगे हम चलते हैं। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम देखते हैं। वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अत्यावश्यक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों SMR के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2033 तक स्वयं देशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR क्रियाशील हो जाएंगे। पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नवीकृत किया जाएगा। जल पोतों की रेंज, श्रेणियों और क्षमता को बढ़ाने के लिए शिल्प बिल्डिंग क्लस्टरों को सुविधा प्रदान की जाएगी। सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधिक वित्त पोषण के लिए 20,000 करोड़ की निधि के साथ एक सामुद्रिक विकास निधि स्थापित की जाएगी। सरकार द्वारा 49% तक अंशदान दिया जाएगा और शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी। एक संशोधित उड़ान स्कीम शुरू की जाएगी ताकि अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और 4 करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन सुविधा दी जा सके। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है, हम उसको देख लेते हैं। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना। ठीक है, पश्चिमी कोशी नहर
ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। स्वामी निधि 2 योजना। अब स्वामी निधि 2 योजना क्या है और उसके लिए क्या है इस बजट में देखिए। किफ़ायती और मध्य आवास के लिए विशेष विंडो मतलब स्वामी के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं में 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। ठीक है। अन्य 40,000 इकाइयों का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। 50,000 करोड़ की इस निधि का लक्ष्य अन्य 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। भगवान बुद्ध के जीवन काल में संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा नवाचार में निवेश। उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम देखते हैं। अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलों को कार्यान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ बजट आवंटित किए गए हैं। पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति योजना। इसमें क्या है ये देखिए। पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्येता वृत्तियां प्रदान की जाएगी। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के लिए दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। भू स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा। ज्ञान भारत मिशन। अब ज्ञान भारत मिशन में क्या है ये देखिए। शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां को भी शामिल किया जाएगा। ठीक। अब हमारा चौथा नंबर जो है, चौथे इंजन के रूप में क्या था? निर्यात। ठीक है। हम 3 देख लिए, अब हम चौथे की बात करते हैं। श्रीमती सीतारमन ने निर्यात को विकास का चौथा इंजन बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे वाणिज्य मंत्रालय, MSMI मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट BTN नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाएं स्थापित की जाएगी। यह एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहयोग प्रदान करेगी। सरकार 4.0 से संबंधित अवसरों को लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। उभरते हुए टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। ईंधन के रूप में सुधार। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईंधन के रूप में सुधार। इंजन के लिए ईंधन के तौर पर सुधारों को स्पष्ट करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा समय में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए फेसलेस मूल्यांकन, करदाता चार्टर, त्वरित रिटर्न, लगभग 99% रिटर्न स्वयं मूल्यांकन के आधार पर और विवाद से विश्वास योजना जैसे कई सुधारों को
कार्यान्वित किया गया है। इन प्रयासों को जारी रखते हुए उन्होंने कर विभाग की विश्वास प्रथम जांच बाद में वचनबद्धता को दोहराया। बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। यह संवर्धित सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक SHG सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। पेंशन क्षेत्र में विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्री का पूर्ण द्वार किया जाएगा। अब विनियामक सुधार के बारे में हम बात करते हैं। विनियामक सुधार क्या है? तो 21वीं सदी के लिए आधुनिक, लचीले, लोगों के अनुकूल और विश्वास आधारित नियामक प्रारूप को विकसित करने के लिए निम्नलिखित 4 विशेष उपायों का प्रस्ताव दिया। पहला, विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति। इसमें क्या है? सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधित विनियमों, परामान, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। दूसरा नंबर, राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक। प्रतिस्पर्धा सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक शुरू होगा। तीसरा नंबर, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। चौथा नंबर, जन विश्वास विधेयक 2.0। अब इसमें क्या है? सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2 लाएगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि बजट भाषा खंड B। अब हम इससे पहले पढ़े थे वो बजट भाषण खंड A था, और अब है कि बजट भाषा खंड B में क्या है। तो अप्रत्यक्ष कर की बात है। सबसे पहले तो हम देखते हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में क्या बात हुई है। औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना को युग्म संगत बनाने केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके बाद शेष बची टैरिफ दर 0 दर सहित 8 रह जाएगी। कैंसर जैसे असाधारण रोगों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियाँ और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क BCD की पूरी तरह छूट होगी। कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयरन बैटरी, पारा, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अवशिष्ट पर पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव। बुने हुए वस्त्रों पर सीमा शुल्क को संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम में जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं मतलब पर बुनियादी सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण हेतु
28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट है। हस्तशिल्प वस्तुओं की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई। आवश्यकता पड़ने पर आगे 3 महीनों के लिए बढ़ा दी जाएगी सकती है। समुद्री उत्पाद फ्रोजन फिश पेस्ट के निर्यात पर सीमा शुल्क 30% से घटाकर 5% किया जाएगा। आयातित वस्तुओं के अंतिम उपयोग की सीमा शुल्क 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रत्यक्ष कर। अब हम इससे पहले अप्रत्यक्ष कर की बात की, अब हम प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। ठीक है, वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए होगी। अब है कि नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स पर कर संरचना जो है, तो 0 से जो 4 लाख रुपए होगा तो उस पर कितना होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 4 से 8 लाख रुपए जिसका होगा उस पर 5% लगेगा। 8 से 12 लाख रुपए जिनका होगा उस पर 10% लगेगा। 12 से 16 लाख जिस पर होगा उस पर 15% लगेगा। 16 से 20 लाख जिसमें होगा उस पर 20% लगेगा। 20 से 24 लाख जो होगा उस पर 25% लगेगा। और 24 लाख से अधिक जो होगा उस पर 30% लगेगा। ठीक है, टैक्स कर ये बॉक्स काफ़ी है इम्पॉर्टेंट, आप एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, अच्छे से। अब है कि टीडीएस को तर्कसंगत बनाना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम देख लेते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा रही है। किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई। उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होंगे। छोटे धर्मार्थ न्यासों संस्थाओं और पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष तक कर दिया गया है। करदाताओं को अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त के अनुमति का प्रस्ताव है। 29 अगस्त 2024 को या उससे पश्चात व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम के लिए किए गए आहरण पर छूट। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर योजना के लाभों को भारतीय पोत अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित होने वाले भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को 5 वर्ष तक अवधि का विस्तार कर स्टार्टअप लाभ प्रदान किए गए हैं। सॉवरन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचनाओं देशों में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख 5 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने का प्रस्ताव है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब है कि बजट 2025-26 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। अब इसमें अब टॉप 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। पहला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे कितना होगा, तो 2,03,000 करोड़ खर्च होगा। दूसरा है मनरेगा, उस पर कितना होगा, तो उस पर होगा आपको 86,000 करोड़ खर्च। थर्ड है जल जीवन मिशन, उस पर कितना होगा 67,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान में कितना होगा 63,500 करोड़।
ठीक है। अब बजट 2025-26 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय, ठीक है। अब इसमें व्यय कैसे कैसे हो रहा है ये देखिए। अब है कि रक्षा पर कितना होगा, तो 4,91,732 करोड़। ग्रामीण विकास पर कितना होगा, 2,66,817 करोड़। अब कृषि एवं संबंध कार्यकलाप पर कितना होगा, 1,71,437 करोड़। फिर शिक्षा पे कितना होगा, 1,28,650 करोड़। और स्वास्थ्य पे कितना होगा, 98,311 करोड़। ठीक है। और ये था हमारा बजट, जिसको मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की बात करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपका टॉपिक है, नेक्स्ट है भारत की प्रमुख पदाधिकारी है, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद वर्ष 2024-25 में जो नियुक्तियां हुई हैं उस पर हम बात करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति क्या हुई है। फिर 24-25 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाएं जो हैं उनको हम देखेंगे। फिर प्रमुख पदों पर भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति। फिर विभिन्न देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी लिस्ट हम देख लेंगे, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे ही मैं आपको बहुत जल्द ये करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो, जो थोड़ी लंबी होगी। तो आप भी प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्ट वीडियो रहेगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। एक वीडियो अगर रहती है तो अच्छा है, आप लोग का भी टाइम सेविंग है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वीडियो हर बच्चा तक पहुँचे, एक एक बच्चे तक पहुँचे। मेरी एक छोटी सी कोशिश है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा डिफरेंट तरीके का वीडियो बनाने का। ओके फ्रेंड्स, बाय, ऑल द बेस्ट।